वज़ीराबाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर जो हमला हुआ उसकी लम्हा बा लम्हा जो झलकियां आप देख रहे हैं उससे खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ख़तरनाक हमला, कितना संगीन हमला था। और उससे भी अफसोसनाक ये कि सारी अपोजिशन मिलकर उसे डिनाइल कर रही है। लेकिन बहरहाल ये जो इमरान खान ने न सिर्फ इस हमले को जो कुछ उन पर हुआ और जिसके बारे में अब चीफ जस्टिस की अदालत में भी चल रहा है, उन्होंने आईजी की सरजनिश भी की कि उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, और जबकि 24 घंटे में उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं कराई तो आपको सो मोटा लिया जाएगा। क्योंकि एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं हो रही कि इमरान खान ने उसमें 3 नाम लिए हैं, प्राइम मिनिस्टर का, इंटीरियर मिनिस्टर का और एक आला अफसर का। इमरान खान ने शौकत खानम में सेहत की बहाली के अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया जिसमें अपने पूरे इस जो उन पर हमला हुआ उसका पस मंज़र बयान किया। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे। 3 लोगों ने ये प्लान बनाया। एक दिन पहले वजीराबाद से पहले इन्होंने जब देखा क्राउड बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे क्राउड कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और फिर उस दिन मैं जब कंटेनर पे था एकदम गोलियों का एक बर्स्ट आता है, मेरी टांग पे गोलियां लगती हैं, मैं गिर जाता हूँ। और जब मैं गिर रहा होता हूँ तो दूसरा बर्स्ट आता है। ये एक बर्स्ट इधर से आता है और दूसरा बर्स्ट आगे से आता है। 2 आदमी थे, यानी कि अगर ये सिंक्रोनाइज कर देते मेरे ख्याल में इनका इसमें मैंने बचना ही नहीं था क्योंकि सामने से मारना, वो साइड से मारा था। तो जब मैं गिर रहा था तो ऊपर से गोलियां गई और फिर भी क्योंकि मैं गिर गया था मेरे ख्याल में उसने सोचा होगा, ऊपर जो बैठा हुआ था उसने सोचा कि अब ये मार गया और वो वहां से चला गया। इमरान खान पर जो हमला हुआ उसने सारे मुल्क को नहीं सारी दुनिया को दहला दिया कि इस तरह की मिसाल बहुत कम मिलती है कि इंटरनेशनल फेम इमरान खान पर इतने भोंडे तरीके से हमला हो। और उसके बाद आपने देखा कि जुलूस, जलसे, नारे, लाठीचार्ज, और यकीनन दाद देनी पड़ेगी पीटीआई की लीडरशिप को कि उसने जो है उन्होंने बड़ी तहम्मुल से काम लेते हुए फ़ौरन कॉल नहीं दी। लेकिन पंजाब पुलिस को आप देखिए कि उन्होंने वही रवायती हथकंडे इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आधे घंटे बाद बंदे को भेज दिया जिसने एक तोता कहानी सुनाई देनी शुरू की। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि ये मौसूफ जो थे ख़ुद क्या इस कातलाना हमले में करने के ख़ुद उन्होंने इनिशिएटिव था उनका। सुनिए उनकी, मैंने कहा ना जैसे तोता कहानी सुना रहे हैं। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई तो मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे ज़मीर में ये चीज़ अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले फैसला किया? दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कोई नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि आपको अंदाज़ा हो गया कि इन्होंने क्या कहा, जो इन्होंने कहा उसके पीछे कितना सच था। और फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग बल्कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात ये हुई कि अब जबकि 90 घंटे गुजर गए हैं तब जाकर चीफ जस्टिस ने आईजी को हुक्म दिया और कहा कि जनाब उन्होंने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। 24 घंटे में उन्होंने हुक्म दिया कि 24 घंटे में इसका आप एफआईआर दर्ज कराएं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई हुई उसके बाद यकीनी तौर पर 24 घंटे में उनको जो हुक्म दिया गया है कि दर्ज कराने का एफआईआर का वो दर्ज हो जाएगा। और उनमें जो, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा
कि अगर उन 3 नामों पर कंट्रोवर्सी थी भी, और यकीनन बग़ैर किसी सबूत के नाम लगाना मुनासिब था भी नहीं, लेकिन FIR दर्ज कराना पंजाब पुलिस का, फेडरल गवर्नमेंट का, इवन उस थाने का यानी वज़ीराबाद के था। मैं कोशिश कर रहा हूँ राब्ता हमारा मैं रब्ता कर रहा हूँ अमीनुल हक साहब का, और इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी ताख़ीर के अब ये ऐलान किया कि जहाँ से ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हुआ था यानी वज़ीराबाद से, वहीं से ये लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। पहले इसकी मंगल तारीख दी गई, आज तरमीम हुई और अब कहा गया ये मार्च बुध को होगा। जो मार्च है अब वो शुरू होगी मंगल से, वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहाँ से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक इसके बीच में ये पहुंचेगी पिंडी। आपने सुना खान साहब ने कॉल दे दी है कि वज़ीराबाद से वो दोबारा मार्च का आगाज़ करेंगे, लेकिन वो उस नौइयत का नहीं होगा, यानी वहाँ सिर्फ वो तकरीर करें, वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीर करेंगे या ख़ुद करेंगे। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी क़यादत करेंगे और ये 10 और 14 दिन तक जारी रहेगा। आप समझ रहे हैं ना, नवंबर का महीना कई एतबार से अहम है, इसीलिए खान साहब इस नवंबर के महीने को खींचना चाह रहे हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए MKM के एक सीनियर मिनिस्टर को भी लूँ, लेकिन हमारे साथ जस्टिस शाह खावर मौजूद हैं। जस्टिस साहब, आपको माशाल्लाह पूरा तजर्बा है, फॉलो भी करते रहे हैं और खाली अदालती नहीं बल्कि सियासत पर भी गहरी नज़र है। ग़ालिबन इस ये जो FIR 90 दिन के दर्ज नहीं हुई, इसका शायद सबब यह है कि जो 3 नाम लिए गए हैं उसके सबब ये दर्ज नहीं हुई जस्टिस शाह खावर। देखिए, बात यह है कि या तो होता है ना कि कोई फौजी यूनिफॉर्म में कोई जुर्म करते हुए पकड़ा गया हुआ और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसका तो नाम डेफिनेटली उस पे आना है FIR में। लेकिन आप महज खदशे के बुनियाद के ऊपर कि जी इसको फलाने ने जो है उनके वहाँ पर उन्होंने साजिश करके ये किया है विदाउट एनी सब्सटेंस, ये भी कोई मतलब कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना इसकी भी। और वो भी आप एक ऐसे इदारे का एक सरबराह है, DGC है, काउंटर टेररिज्म, उसका अगर आप नाम अगर FIR में आ जाएगा, चले फ़र्ज़ बहाल अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है आप बेशक FIR में आ जाए और बाद में आप तफ्तीश करके उनको अगर समझते हैं कि उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उनका नाम निकाल दें, लेकिन वो जो डैमेज हो जाएगा, वो जो इंडिया और वो जो सारे जो चैनल्स जो हमारा खिलवाड़ उतारेंगे, तो उसका वो कहाँ पे आएगा, मुझे बताएं ज़रा। इसलिए कोई इतना सिंपल इशू तो नहीं है ना ये वाला। जैसे आप क्या समझते हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ग़ालिबन 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान पर ही थी, और उन्होंने इसके लिए एक फुल कोर्ट बेंच बनाने का ऐलान किया है। जी हाँ, फुल कोर्ट बेंच, जबकि मेरा ख्याल है आज ऑब्जर्वेशन जो आई है या उनके कायद का बयान आया है, वो ये कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इस पर फुल कोर्ट बेंच ही बनना चाहिए, वही सही फैसला देगी जस्टिस खावर? देखिए जी, जुडिशल कमीशन देखिए मैं आपको बताऊं, जुडिशल कमीशन जो है वो तो एक चले, वो तो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पहले भी कमीशन बनते रहे हैं और वो इसकी जो है ना वो प्रोब्स करते रहे हैं, लेकिन FIR काटना जो है वो तो कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए आप बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि FIR होती क्या है। ये सेक्शन 154 है CRPC की, जो कि इंफॉर्मेशन इनटू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि एक आपने इतला देनी है कि काबिल दस्तंदाजी जुर्म सरजद हो गया है, वो कोई भी दे सकता है। अब पर्टिकुलरली अगर आप इस केस को देखते हैं कि जब ये वाकया हुआ, ये कोई ऐसा वाकया तो नहीं था कि वो एक अचानक वाकया हो गया और बाद में पुलिस को इतला दी गई और पुलिस वहाँ पे पहुंची। वहाँ पे तो पुलिस ऑलरेडी मौजूद थी। वो तो इतना बड़ा जो वो एक जुलूस साथ आ रहा था और इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी एक शहर के अंदर, और उसमें फिर न सिर्फ उनके साथ पुलिस पंजाब की वैसे सिक्योरिटी पर मामूर थी जो उनके साथ
चली आ रही थी, उसके अलावा वहाँ पे लोकल पुलिस भी थी। और जिस इलाके में ये वकूआ हुआ है उसका भी SHO और उसका सारा अमला उधर मौजूद था। वहाँ पे वाक़या हुआ फायरिंग का, उसमें एक जो है शहरी जाँ बहक हुआ और उसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए मुबैना तौर पर, जिसमें इमरान खान साहब भी हैं जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म है। तो उस वक्त जब कत्ल हो जाए और पुलिस वहाँ पहुँच जाए तो वो किसी का इंतज़ार नहीं करते कि कोई मुद्दई आए और वो उसकी कत्ल की दरख्वास्त दे या उस वकूआ की दरख्वास्त दे। SHO खुद भी मुद्दई बन सकता है कि उसके सामने एक वाक़या हुआ है, वो उस कत्ल की वाक़या जो है उसको रिपोर्ट कर देता, उसकी FIR काट देता। उसके बाद जो आपका है वो जो डिसीज्ड है उसकी डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेके फ़ौरन उनका पोस्टमार्टम कराता। जितने उसमें ज़ख्मी और मजरूब हैं उनको वो अपनी निगरानी में जो है वो नज़दीक तरीन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में ले जाता है, जो कि तहसील डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो सकता है, गुजरांवाला का DHQ हो सकता है, गुजरात का DHQ हो सकता है। ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये तो FIR तो बिल्कुल उस वक्त कट जानी चाहिए थी। हाँ, उसके बाद किस किस पे कौन इल्ज़ाम लगाता है वो एप्लीकेशंस दे सकते हैं उसी SHO को या IO को कि हमें ये फ़लाँ पे शक है, आप उनकी हद तक ये तफ्तीश का दायरा जो है वो वसी करें। ये मुमकिनात में शामिल है। साहब आप माशाल्लाह बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं और सैकड़ों नहीं हज़ारों केसेस देखे होंगे। आपको भी इल्म है कि पुलिस जो है अगर कोई भी बाअसर आदमी हो, ये नहीं कोई खरबूजे वाला फालूदे वाला हम जैसे लोग हों, ऐसे ही उठा के रात भर बंद कर देती है। और जब कोई बड़ा नाम आता है तो उसको पहले अपने ऊपर वालों SHO से पूछती है, SHO SP से पूछता है, SP DIG से पूछता है, DIG IG से पूछता है, IG वज़ीर दाखिला से पूछता है। तो ये तो हमारे आज से नहीं कब से चला आ रहा है कि ये जो आप दुरुस्त बिल्कुल कह रहे थे FIR जो है वो दर्ज हो जानी चाहिए थी, भले वो जो नाम जो नॉमिनेट कर रहे थे वो नहीं लिए जाते, जिस पे इंसिस्ट कर रहे थे हमारे PTI के सरबरा। इसने एक बहुत बड़ा हमारे खुद अदालती और पुलिस के निज़ाम पर भी एक सवालिया निशान उठा दिया। जैसे बिल्कुल हो सकती थी, उसमें सिर्फ एक, क्योंकि इस वाक़े में तो एक बंदा पकड़ा गया ना, उसमें ये बता सकते थे कि ये जिसने ये मुबैना तौर पर एक जुर्म किया है वो फ़ौरन हमारी तहवील में है और वो अपना नाम और पता फ़लाँ बता रहा है, बिल्कुल इस हद तक, और उसके एक जुर्म का इर्तिकाब किया है, कत्ल हो गया फ़लाँ शख्स का, उसमें मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं, फ़लाँ ज़ख्मी हैं, फिर उसका एक तरीक़ाकार है, उनका मेडिकल लीगल रिपोर्ट बनती है, उनमें उनको जितने ज़ख्म आए होते हैं उस ज़ख्म के हिसाब से उसमें दफ़ात शामिल होती हैं FIR में। तो मैं ये कहता हूं कि इसकी FIR फौरी तौर पर काटना जो है ये पुलिस का फर्ज था। उसके बाद इमरान खान साहब या कोई और भी आके अगर कोई कहते हैं जी हमारे पास इस कत्ल के वाक़े के कुछ सबूत मौजूद हैं और हम इसमें तफ्तीश को जो है वो मदद कर सकते हैं कि इसके और अवामिल भी शामिल हैं, तो वो तफ्तीश में शामिल हो सकते हैं। वो अपना 161 का स्टेटमेंट जो है वो करवा सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं, क्योंकि कानून ये कहता है फौजदारी कि हर वो शख्स जो कि किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के बारे में कोई भी मालूमात रखता हो वो उसमें आके बतौर गवाह आ सकता है और अपना बयान दे सकता है और जो तफ्तीश है उसमें मुआमल साबित हो सकता है। जी, अगर मैं कंक्लूडिंग वर्ड आपसे ये पूछूं, जैसे शाह खावर के मादी की तारीख़ हमारे पूरे सामने है और बेचारे हमने देखा है कि वो पुलिस अफसरान जिन्होंने वाकई FIR में वो नाम दे दिए जो नहीं देने चाहिए थे, बाअसर अफराद के, आला अफसरान के, वो तो बेचारों ने फिर अपने डेथ वारंट पे ही कहते हैं दस्तखत कर दिए, इसीलिए गुरेज करते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि SHO DIG से, DIG IG से, OIG वज़ीर दाखिला से पूछता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो सियासी लोग होते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हैं, ये इससे पहले भी जो आपकी लीडरशिप रही है, देखें अब पिछली PTI की गवर्नमेंट थी उसमें जो सदर मुमलिकत थे आरिफ अलवी, वो भी एक 2-3 मुकदमों में सजाद दहशतगर्दी की अदालत के मुलजम थे, खुद इमरान खान साहब मुलजम थे। वो सियासी चीज़ें होती हैं, उनको कोर्ट्स टैकल कर लेती हैं, वो एक रूटीन का मैटर है। लेकिन एक चीज़ बरेलवी साहब इस पर देखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो मेजर जनरल सिटिंग और
वो भी इतने हसास इदारे की जो एक उसकी सरबराही कर रहे हैं एक शोबे की, उसका ताल्लुक जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो जब ये खबर जाएगी कि उसके खिलाफ जो है एक सीनियर अफसर के खिलाफ, जो कि एक सेंसिटिव इदारे का जो है वो एक डिपार्टमेंट को हेड कर रहा है, उसके खिलाफ FIR होगी, तो आप देख लेंगे कि आपके जो दुश्मन वाले का आपका हमसाया दुश्मन है वो कितने शादियां नहीं बजाएंगे। वो क्या कहेंगे कि हमारा जो नैरेटिव है उसको जो आज तकवीयत मिल गई और एक साबिक वजीर आजम और एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसी जमात जो कि इस वक्त 2 सूबों में और 2 दूसरी टेरिटरीज में भी उनकी हुकूमत है, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक सिटिंग फौजी अफसर के ऊपर। तो ये तो मैं समझता हूँ कि वो जो एक बैनुल-अक़वामी एक नैरेटिव है हमारे खिलाफ, हमारी फौज के खिलाफ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ, वो तो ज़्यादा मजबूत होगा। मेरे लिए बतौर शहरी तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जैसे आप जिस पाए के वकील हैं, मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको इल्म है कि पास्ट में हमारे ये लोग जो हैं बड़ी मुहिम जोई कर चुके हैं और बाकायदा किताबें लिख चुके हैं कि जनाब हमने ये किया, हम फाते थे, हम अरबों डॉलर लेते थे, हम अफ़गानिस्तान करते थे, हम उसामा बिन लादेन से मिलते थे। अभी असद दुरानी साहब की 2 किताबें आ चुकी हैं, सब लिख चुके थे। ये क्या दुश्मन मुल्क ने नहीं पढ़ी होंगी? खैर मैं आपसे जस्ट नॉट आर्गू नहीं करना चाहता, ना बड़ा एहतराम आपका है। एक और हाई प्रोफाइल केस है आदम सवाती का। 7 दिन हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा, लेकिन ये केस जो है वो गली गली मोहल्ला मोहल्ला स्क्रीनों पर भी देखा जा रहा है, सुना भी जा रहा है, उससे ज़्यादा सोशल मीडिया पर। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। आदम सवाती यानी 75 साला पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो जिस बेदर्दी से उनके साथ हुआ या दरिंदगी से, और जिस तरह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए, ज़रा इस मंज़र को देखें। इस उम्र के आदमी को किस तरह इस वाक़े साने पर रोना पड़ा। 9 बजे के करीब आज रात मैं यहाँ था, मेरी बीवी इस्लामाबाद। उसने मुझे कॉल किया, उसकी चीखो पकार, हिचकियाँ बंद नहीं होती थी। मैं बार बार जोर जोर से कहता, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। उसके बाद मेरी बेटी, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा बेटा अपनी माँ से पूछो कि क्या बात है। मेरा जिगर निकल रहा है इसलिए कि मुझे 3 स्टंट लगे हुए हैं। तो फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है। आप खुद हैं कि आदम सवाती साहब हस्ब रवायत वो यही कहेंगे कि अभी मैं देख रहा था सिंध के एक सूबाई वज़ीर और वो एक फेडरल मिनिस्टर उस वाक़े को भी इमरान खान के कातलाना हमले को कह रहे थे झूठ है, खुद पे ही हमला करवाया है वाह। अब यानी ये सवाती साहब पे भी ये कहा जाएगा कि ये पूरा ड्रामा है। अपनी बेगम के बारे में ये तमाम बातें वो खुद ही कह रहे थे। मैंने राब्ता कायम किया है, PFUJ के बड़े साबिक सदर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिस कोयटा के जुडिशल कमीशन या जुडिशल हाउस में ये हुआ है, इस हवाले से मैंने सोचा कि राब्ता अपने सूबे के कोयटा के सीनियर सहाफ़ी से बात करूं। शहजाद ज़ुल्फ़िकार, क्या आमतौर पर ये जो जहां बताया जा रहा है कि सवाती साहब की फैमिली थी या ठहरी हुई थी, कि आमतौर पर यहाँ ठहरते हैं ये वाक़या या सानिया जहाँ हुआ शहजादा? सर देखिए, बात यह है कि स्वाति साहब, आज़म स्वाति साहब किसी के शादी में आए, उनके कोई फैमिली फ्रेंड हैं यहाँ पर।
आदिल बाज़ई के भाई की शादी में आए हैं। आदिल बाज़ई पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप में कोऑर्डिनेटर थे, वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के जाम कमाल साहब के, उसके बाद ये पार्टी में रहे। अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीटीआई, और पीटीआई में वो रहे और उनके फैमिली दोस्त हैं उनके। तो वो आए थे 20 अगस्त को यहाँ पर आए, 20 अगस्त से 22 अगस्त तक यहाँ ठहरे। जो मालूमात और जो रिकॉर्ड दस्तयाब है हमें, वो जुडिशल एकेडमी पुलिस का और जो इन आपके जो अदारे हैं पुलिस के, जो इंफॉर्मेशन के जो अदारे हैं जो पुलिस के, यानी जिसको स्पेशल ब्रांच कहते हैं, जिनका काम ये है कि वो आना जाना सब पर नज़र रखते हैं, उनसे हमने कल मालूमात जब ली तो वो यही कह रहे थे कि रेड जोन के अंदर वाक़या उस बिल्डिंग में वो रिहाइश पजीर थे। 20 तारीख को आए, 22 को चले गए। हमने मालूमात हासिल की आदिल बाज़ई से भी। आदिल बाज़ई ने कहा कि बिल्कुल वो सीएम हाउस के बराबर में एक बिल्डिंग है और वो वहाँ ठहरे हुए थे, और वो हमारी शादी में फैमिली फ्रेंड भी थे, फैमिली के साथ आए हुए थे और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रहा वो है। और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भी तरदीद आई इसमें। तो हमारे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लॉजेस हैं यहाँ पर, रेड जोन के अंदर लॉजेस हैं, आपने कोयटा देखा हुआ है, और वह सुप्रीम कोर्ट का जब बेंच यहाँ पे आता है, चीफ जस्टिस आए, वो वहाँ पर ठहरते हैं। इसके अलावा एक बिल्डिंग फेडरल लॉज के बराबर में है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब आते हैं तो वो उनके चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो वहाँ ठहरते हैं। कंफ्यूजन ये है कि कुछ लॉजेस में कहते हैं ठहरे हैं, स्पेशल ब्रांच ने अपनी रिपोर्ट दी कि वो लॉजेस में उन्होंने तरदीद कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट बलूचिस्तान ने कल फौरी तौर पर उन्होंने तरदीद कर दिया कि हमारे पास कोई फैसिलिटी ठहरने की नहीं है। जुडिशल एकेडमी की पहले एक रेंटेड बिल्डिंग में थी जो लॉ कॉलेज कोयटा के बिल्कुल बराबर में एक बिल्डिंग है, उसके अलावा हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है। ये स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। हमने स्पेशल ब्रांच रख के लोगों से जब पता किया, उनके जो रिस्पॉन्सिबल बंदे थे, हमने पुलिस के जो जुरिस्डिक्शन बनता है उसके एसएचओ से पूछा भी, उसने कहा कि सेंसिटिव मामला है, लेकिन यहाँ आए थे और यहाँ ठहरे थे। अब ये सारी खिचड़ी पक रही है। बहरहाल एक चीज तो सर तय है, चाहे वो जुडिशल एकेडमी में ठहरे थे, चाहे वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो उनके लिए मुख्तस एक जगह है उनके ठहरे हुए थे, या वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉजेस हैं वहां ठहरे हुए थे। वाकया पेश आया है, वो खुद भी ये कहते हैं, और उन्होंने काफी बरम थे कि एक बलोच, मैं समझता हूँ चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान को। लेकिन शहजादा ये जो पहले तो ऑडियो लीक समझ में आती थी, जो वीडियो बनना, अब आप कह रहे हैं चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स हो, जुडिशल एकेडमी हो, या इवन एमपीए हाउसेज हों या होटल्स हों, ये तो एक ऐसा लगता है कि अब बड़े पैमाने पर लोगों की प्राइवेसी और ख़ास तौर पर ख़ास लोगों की प्राइवेसी में दाखिल होना है ना, कि उनकी वीडियो बनाना, और वो वेल प्लान होगा, वो कमरे मखसूस होंगे, वहाँ रखा जाता होगा, तो ये तो तशवीशनाक बात है। हम 100% अगर सवाती साहब की बात पर यकीन ना भी करें, वसीले भी बहुत हैं, लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह रहेगा ना, और जिसका पस मंज़र भी आपने बताया शहजादा। सर बात ये है कि FIA का मेरे नज़र से गुजरा है उसकी तरदीद कि हमने ये वीडियो देखा। अब तक FIA का कोई उसके बाद कोई बयान नहीं आया कि हमने ये देखा, ये एक जेली वीडियो बनी हुई है, उनका ये ख्याल है। लेकिन इस मौके पर जहाँ पर मुल्क में एक अफरा तफरी सी सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च है, इमरान खान साहब जो PTI के चेयरमैन हैं उन पर हमला हुआ, वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, और इस वीडियो का इस मौके पर आना मैं समझता हूं कि ये फिर एक बहुत ही बड़ा एक फसाद बर्पा करने का एक बाइस बन सकता है कि अगर ये चीज़ें सही हैं तो इस मुल्क में क्या हो रहा है। देखिए ना किस पे इल्ज़ाम जा रहा है, कौन वो लोग हैं। मैं तो ये समझता हूं कि तमाम अदारे मिलके इसकी तहकीकात करें कि ये आया, ये कैमरे वो लगे हुए थे, जुडिशल एकेडमी थी, सुप्रीम कोर्ट के लॉजेस थे, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
के लिए मखसूस वो बिल्डिंग थी, वहाँ ये क्या हुआ और किस तरह होता रहा है, फिर तो कोई महफूज नहीं है। तो ये बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बजाय इसकी हम इल्ज़ाम तराशी करते रहे और अपने तौर पर हम कहते रहे कि कौन इन्वॉल्व है। ये वंस फॉर ऑल इस चीज़ को डिसाइड होना चाहिए और ये सब के लिए मेरे ख्याल में बहुत ही हमें तो खुद बात करते हुए आजम स्वाति साहब या उनकी फैमिली की बात करते हुए मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि आप तो फिर इसका मतलब कल होटल में आप महफूज नहीं है, आप सरकारी बिल्डिंग्स में महफूज नहीं है, आप बाहर महफूज नहीं है, मुल्क से बाहर चले जाएं आप महफूज नहीं है। ये एक बहुत सबके लिए मेरे ख्याल में एक वो ऐसा लम्हा फिक्रिया है। हम सबको इस वक्त जो है वो करना चाहिए, वो लोग जिनकी तरफ फौरन लोगों का जहन जाता है कि ये इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, ये करते हैं, उनको फौरी तौर पर। अगर मैं आखिर में ये कहूँ कि इस वक्त आपने दुरुस्त फरमाया कि मुल्क में जो पोलराइजेशन है, फिर इमरान खान पर हमला हुआ है, उसने मज़ीद कन्फ्रंटेशन तेज़ कर दी है और ये एक नया अंसर ग़ालिबन आप भी माशाल्लाह बलूचिस्तान की सियासत को बल्कि सारे मुल्क की सियासत को कवर करते रहे हैं। ये अंसर नहीं आया, सियासी रहनुमाओं को जेल भेजा जाता था, तशद्दुद होता था, जिलावतन हुआ करते थे, लेकिन सियासत होती थी, उनकी ज़िंदगियों में अमल दखल नहीं होता था, उन पर ज़ाती हमले नहीं होते थे, उनको ब्लैकमेल नहीं किया जाता था। और मेरा ख़्याल में तो अल्लाह की ज़ात के अलावा हम सभी गुनाहगार हैं, कमज़ोरियाँ खामियाँ हैं। मैं बयान कर सकता हूँ 10 कमज़ोरियाँ मुझ में हैं। हाँ, बैठते हैं, शाम को घूमते हैं, फिरते हैं। तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, क्या ये नहीं समझते कि जो आग वो लगा रहे हैं वो ख़ुद उनको भी भस्म करके रख देगी? सर मैं एक बात सिर्फ उससे पहले आपके बात का जवाब देता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि चेयरमैन सेनेट के लिए बहुत सारे सवालात उंगलियां उनकी तरफ भी उठ रही हैं, वो भी अपनी पोजीशन क्लियर करें। उन्होंने एक कमेटी तो बना दी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन वो एक्टिव रोल प्ले करें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत ही, अगर ये कुछ खुदा ना खास्ता वाकई कुछ होता है तो फिर उनको लोग कहेंगे कि उनकी मिली भगत के बगैर ये काम नहीं हो सकता है। जो बात आप कह रहे हैं सब बात यह है कि वही मैं कह रहा हूं कि ये एक सब तमाम अदारों का इस वक्त ये कोई ऐसा किसी एक पॉलिटिकल लीडर, किसी, मैं समझता हूं कि सिर्फ पीटीआई के चेयरमैन नहीं है, वो एक नॉन फिगर हैं और उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए सबको मिलके एक रोल प्ले करना पड़ेगा कि वो हमला है नहीं है, किसने कराया, उसमें बगैर इसमें कोई कोई वो कर दें, कोई स्कोर करने के कि हम माइल स्कोर कर दें और उसके कोई इस वक्त उसको नीचा दिखाएं और उसको बेहतर करें। पीटीआई को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। पीटीआई भी कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला, ऐसा कोई काम ना करे जिससे फिर आप कोई ऐसा बैड प्रेसिडेंट सेट कर ले। उनको भी सब पर जो है भरोसा रखना चाहिए मेरे ख्याल में, और फिर ये बात करें, क्योंकि दोनों तरफ से आप देखें नैरेटिव क्या आ रहे हैं। एक तरफ से आपने राना तनवीर का बताया, वो कहते हैं हमला ही नहीं है, ये ड्रामा है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल बाल वो बचे हैं खान साहब। तो मेरे ख्याल में इस वक्त उन लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कहती है, पीटीआई वाले क्या कहते हैं, और इस बात पर कंप्रोमाइज। बलूचिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, PFUJ के साबिक सदर शहरार जुल्फ़िकार का बता रहे थे। और सिंध में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, यकीनी तौर पर फौरी नोटिस हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लिया है, खुद वहाँ पहुँचे भी हैं वहाँ पर, और कच्चे का इलाका डाकुओं के लिए मशहूर है। इसमें ये वाक़या ग़ालिबन अब तक पुलिस ने उन ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ नोटिस लिया होगा, लेकिन आपको अफसोसनाक अमर है कि ये इतने पावरफुल हो गए हैं और कहाँ से आए हैं कि इसमें 5 पुलिस के नौजवान शहीद भी हुए हैं। हम ये तो भूल जाते हैं कि पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी अपनी जगह, लेकिन उनकी कुर्बानियाँ भी तो पेश नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ रहिएगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे। GTV मीडिया आपको खुशामदीद कहता है, और हमारी सारी नज़रें तो इस्लामाबाद और सवाती और खान साहब पर हैं, लेकिन सिंध में एक बार फिर
डाकुओं ने सर उठाया हुआ है। ये कच्चे का इलाका है, हमारा तो अक्सर जाना होता है। यहाँ पर 150 डाकुओं ने बाकायदा मुनज़्ज़म हमला करके 5 बड़े पुलिस अफसरान को की जानें ले ली और 3 को अभी तक यरगमाली बनाया हुआ है। हमारे साथ जहांगीर धड़की हैं। देखिए, बड़ी हिम्मत की बात है, कच्चे के इलाके में रात के इस पहर में जहांगीर खड़े हैं। जहांगीर, ये क्या तफसील है? ये अचानक से कैसे दोबारा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में और जदीद असला के साथ ये कहाँ से आ गए डाकू जहांगीर? जी बिल्कुल, देखें मुझे साहब इस वक्त मौजूद में घोटकी के इलाके रौंती के कच्चे में, जहाँ पर मेरे पीछे जो है चंद फासले पर ये वो मकाम है, ये वो जगह है जहाँ पर डाकुओं ने पुलिस के पर जो हमला कर दिया। जैसे पुलिस की जो शहादतें हुई हैं, अमर ज़राए से जो है ये मालूम हुआ कि तकरीबन 150 के करीब जो डाकू थे जो कि पुलिस के कैंप में जो है उन्होंने जो हमलावर हुए हैं। 50 के करीब जो पुलिस एहलकार थे उस कैंप में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर जो डाकू हैं वो उसकी तादाद जो है वो ज़्यादा थी, जिससे पुलिस का ये नुकसान हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि जो ये ग्रेनेड ऑपरेशन जो है वो किया गया था, यहाँ पर उसकी जो वजह थी कि जो ये 3 जो मगवी हैं 5 रोज़ कबल उबारों से वो अगवा हुए थे डाकुओं के हाथों, जिसकी वजह से जो ये ग्रेनेड ऑपरेशन जो वो पुलिस ने किया है, जिसकी जो निगरानी है वो DSP अब्दुल मलिक भुट्टो कर रहे थे, लेकिन इस हमले में वो शहीद हो गए। जब हमारे ज़राए से ये मालूम हुआ कि ये जो पुलिस के ऊपर जो ये डाकुओं का हमला था, ये जो है डाकुओं ने अपना बदला जो है वो लेने के लिए जो है ये हमला किया। तकरीबन चंद रोज़ कबल जो है जो डाकुओं का जो सरगना था, जो बेनल सूबाई जो डाकू था सुल्तू, क्या जहांगीर हम ये समझे कोई ये कहा ये जा रहा है कोई ये इंसिडेंट था या ये प्लान था? इस बारे में ज़्यादा हम तफसील से बल्कि हम कल करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि अपनी टीम के साथ इस इलाके में करें कि ये कोई मामूली बात नहीं। 150 डाकुओं ने मुनज़्ज़म हमला करके 6 पुलिस अफसरान को शहीद किया, 3 अभी तक अहलकार हैं। और वो जो कच्चे के इलाके से डाकुओं का खात्मा हुआ था, ऐसा लगता है कि वो सियासी फ़ायदा उठाते हुए एक बार फिर सर उठा रहे हैं। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेलवी को इजाज़त दीजिए।